viewers, today we have with us Himanshu Ashok Malhotra. He's one of the most familiar faces of the Indian television industry. Himanshu, it's a pleasure to have you on my show, Talk with Tanya. Thank you so much for taking out time today and coming in, speaking to our viewers. Thank you so much. So, सबसे पहले I want to ask you कि आपके करियर की सबसे memorable story कौन सी है? If you can recall. Career की सबसे memorable story is winning Nach Baliye season 7 because I think बहुत सारे trophies awards आपको मिल जाते हैं as an actor, लेकिन अपनी wife के साथ जो आपकी girlfriend भी रही हैं 11 साल और उनके साथ जब आप कुछ जीतते हैं तो I think उस जीत का मजा अपने आप में दुगना और चौगुना हो जाता है because you are with your partner, with your real life partner. So this has been the most beautiful memory of my life. Lovely. तो अगर मैं आपसे पूछूं that you've had a long career, तो अभी भी there is that some person either in the television industry or in the film industry जिससे आप जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, somebody you really want to work with, somebody who you I want to work with, yeah. Somebody Who you think it's going to be a lot of fun to work with and you look forward to working with? I would love to work with Hussain Kuwajriwala. He's a very popular television actor. He's been doing few films as well. A wonderful man. I've had the fortune of, talking to him, having some conversations with him, and what comes across is a fantastic guy, a brilliant actor, fabulous dancer. So I would love to perform with him, whether on stage in dance or maybe act with him one day. It would be really nice. Lovely. Thanks for being so candid with us. तो आपने बहुत सारे roles किए हैं. You've done lots of roles in the industry. So which one has been the most memorable one for you in terms of your roles, and also which has been the most challenging ones for you? कौन सा करके आपको थोड़ा सा डर लगा हो, or something that you took a little bit of time to absorb? एक शो था मेरा 2011 और 12 में 2 साल वो शो चला था और शो का नाम था भागों वाली बांटे अपनी तकदीर. इट वाज ऑन जी टीवी एंड वहां पे मुझे एक ऐसा किरदार निभाना था जो मैं बिल्कुल नहीं, एक ऐसा किरदार जो बहुत दबंग है और वो थोड़ी भाषा भी उसकी यूपी के स्टाइल की है और बहुत ही ज्यादा रुबाब है उसका, बहुत ज्यादा एरोगेंट है एंड और pretty much like a dabang character, which is absolutely fearless and वो माफिया है, गुंडा है, गली का and all that. तो उस तरह का किरदार मुझे याद है जब पहली बार मुझे ऑफर किया गया था तो शायद मुझे भी नहीं पता था मैं कर पाऊंगा, प्रोड्यूसर्स को भी नहीं पता था वो कर पाएंगे, शायद जी टीवी वालों को भी नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या देखा, उनको लगा कि मैं कर लूंगा. और फिर बाद में कहीं ना कहीं मुझे ही समझ में आ गया कि करते करते आई थिंक जैसे जैसे चीजें सुलझ जाती हैं और फिर वो किरदार अपने अंदर बहुत ज्यादा बस गया. इनिशियली बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग किरदार था, लेकिन बाद में उसी किरदार के लिए अवार्ड भी मिला और वही किरदार ज्यादा मेमोरेबल भी हो गया क्योंकि उस पे इतनी ज्यादा मेहनत कर ली. फिर उसके बाद मेहनत करने के बाद ना मुश्किल चीजें आसान हो जाती हैं. तो फिर वो जो मुश्किल किरदार था अपने आप करते 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 रोज उस पे मेहनत करते, रोज उसकी भाषा पे काम करते करते उसके डीपेस्ट लेयर ऑफ इमोशंस पे काम करते करते वो अपने आप फिर बहुत आसान हो गया. और आई थिंक टेलीविजन में ये भी है क्योंकि एक सीरियल बहुत लंबे समय तक चलता है, सो आई फील दैट अ कैरेक्टर विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू क्योंकि आप इतने लंबे तक उसको निभाते रहते हैं. और आप टेलीविजन इंडस्ट्री में शायद मेरे ख्याल से 2004 से है, काफी लंबा. यस एग्जैक्टली. टेलीविजन इंडस्ट्री में जी सिने स्टार्स से आए थे हम लोग. जी सिने स्टार्स की खोज एक ऑल इंडिया टैलेंट फंड था 2004 में, बट टेलीविजन करना शुरू किया 2007 में. तो आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं. 14 साल के अंदर 14 साल का वनवास हो गया है टेलीविजन के अंदर. हाँ, तो काफी लंबा समय है आपको. तो इन 14 सालों में सबसे पहले तो आपने किस तरीके से टेलीविजन इंडस्ट्री को परिवर्तित होते देखा है, और अब तो ओटीटी भी आ गया है, तो आप क्या आपको लगता है कि लोगों के टेस्ट आने वाले समय में बदल जाएंगे क्योंकि ओटीटी काफी फास्ट मूविंग है, या टेलीविजन तो मुझे लगता है नहीं बदला है. कितने सालों से वो वैसा ही है जैसा था. आज भी क्वांटिटेटिव मीडियम है, पहले भी क्वांटिटेटिव मीडियम था. हम चाहते हैं, बीच में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स ने कोशिश की ऐसे क्वालिटेटिव मीडियम बनाने की कि इस तरह के अच्छे अच्छे शोज लाए जाएं जिन्हें ज्यादा दिनों में शूट किया जाए
वरना यूजुअली हम एक एपिसोड 1 या 1.5 दिन में शूट कर लेते हैं। मैंने यश राज के साथ भी काम किया है जिन्होंने 8 दिन में एक एपिसोड शूट किया था अपने शो का। तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद टेलीविजन बदल जाएगा, टीआरपीज़ आ जाएँगी, तो कहीं न कहीं हमें भी अच्छा क्वालिटी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन बदला नहीं है, ये वैसा ही है जैसा पहले था। और शायद अब बदलना शुरू हो जाए क्योंकि ओटीटी आ गया है, अब यू नो डायरेक्ट कंटेंट आ गया है। बट ओटीटी का भी मुझे लगता है कि कभी-कभी ये भी कहीं ऐसा ना हो जाए जस्ट वन स्टेप अबव टेलीविजन बन जाए। मतलब ये वो ऐसी चीज़ जो फ़िल्मों और टेलीविजन के बीच की रह जाए। क्योंकि इनिशियली जब ओटीटी आया तो काफ़ी फ़िल्मों के आस-पास था। लेकिन अब जिस तरह के शोज़ ओटीटी पे बनते हैं, कुछ-कुछ शोज़ इस तरह के होते हैं जो टेलीविजन जैसे ही होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे और शोज़ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो मिक्स मैच हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ओटीटी को अपना दर्जा मेंटेन करके रखना चाहिए, जो अच्छा गुड क्वालिटी शोज़ हैं, चाहे वो आर्या है, चाहे वो मेड इन हेवन है, चाहे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, सॉरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कह रहा हूँ, व्हाट इज़ हिज़ नेम? गेम ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, यस, तो मतलब या ब्रेकिंग बैड है या फिर हिंदी के जो हमारे शोज़ आए हैं इस बार, इनसाइड एच 2 वाज़ आल्सो वेरी, वेरी नाइस, आर्या वाज़ वेरी नाइस, मेड इन हेवन वाज़ वेरी नाइस, स्कैम वाज़ वेरी, वेरी नाइस। सो कुछ ऐसे शोज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है परफॉर्मेंस पे भी, काम पे भी, हर छोटी से छोटी चीज़ पे, तो मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा-सा ओटीटी का दर्जा बेहतर होगा और हर इंसान को मज़ा भी आएगा फिर इसमें काम करने में। बिल्कुल। तो हिमांशु, मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, तो हुँ, आप आप अभी देख रहे थे? नहीं मैं कुछ दिनों पहले मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा अच्छा, था ओके, जस्ट किडिंग। और मैंने आज भी देखा था इंटरव्यू हुँ, जस्ट पहले, क्योंकि कुछ आपको बेहतर जानने के लिए इस तरह एबल टू आस्क यू बेटर क्वेश्चंस। तो हुँ, आपके काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ उस पे होते हैं, आपकी हुँ, प्रोफाइल पे। तो एक टाइम पे देख के तो ऐसे लगता है कि अरे, इज़ ही एन एक्टर, इज़ ही अ मोटिवेशनल हुँ, स्पीकर? हुँ, बिकॉज़ इट्स अ वेरी रेयर हुँ, कॉम्बिनेशन, हुँ, कि ऐसे हुँ। देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। एंड आई थिंक यू हैव योर ओन ऑर्गनाइजेशन फॉर शेयर एंड ग्रो आल्सो। तो इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी तो हम तकरीबन 5 साल पुरानी है। सन 2016 की कहानी है। 5 सितंबर 2016 की कहानी है when Sharon Group was formed and our first video was launched on 14th November 2016, that is Children's Day. Formed on Teachers' Day and the first video was officially launched on Children's Day. And the idea was basically आई थिंक एक समय ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड महसूस कर रहा था। टेलीविज़न और फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इतने साल हो गए थे, बार-बार वही बातें, वही गॉसिपिंग, वही बैकबाइटिंग, वही सब चीज़ें जो हम चीज़ों से गुज़रते हैं। तो मुझे लगा एक दायरा अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा-सा लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने पड़ेंगे, कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, तब जाके एज़ एन आर्टिस्ट भी मैं बढ़ बढ़ पाऊँगा, ग्रो कर पाऊँगा, वरना इतने से दायरे में रह के वो कुएँ का मेंढक नहीं बनना था। और शायद ये एक रीज़न था कि वी डिसाइडेड टू फॉर्म शेयर एंड ग्रो एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं कहीं पे भी जाऊँगा, व्हेरेवर पीपल इनवाइट मी, आई विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल माय एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ सो दैट थ्रू these experiences even I can unlearn and learn and through those experiences they can learn and unlearn as well. So that's the idea behind it. Um, I do not call myself a motivational speaker and I have never done that since the past 4 years. हाँ, लोग सुनते हैं तो फिर अपने-अपने लेबल्स लगा लेते हैं, अपने-अपने टैग्स लगा लेते हैं जो जिसको पसंद आता है। हुँ, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल है, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड शेयर एंड ग्रो। दैट इज़ किसी भी वीडियो में मेरा नाम शेयर वी ग्रो ही होता है और वी शेयर वी ग्रो कैन मीट टुगेदर वी एवरीथिंग इज़ वी शेयर एंड वी ग्रो। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना करें चीज़ों को। द बेस्ट थिंग इज़ द मोर यू शेयर द मोर वी ऑल ग्रो एज़ वेल टुगेदर and it's kind of hand holding everyone together so that we all can grow together. That's the idea behind it, and that's where whatever I keep learning everyday life, I keep sharing all my experiences, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ी सी समझ इतने सालों में हासिल किया जिंदगी से और एक्टिंग से। मेरा आइडिया रहता है कि मैं लाइफ के बारे में रिलेशनशिप्स के बारे में, करियर के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, हार्ट ब्रेक्स के बारे में, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसे शेयर करता रहता हूँ ताकि कहीं ना कहीं कभी वन लाइन में शेयर करता हूँ, कभी बड़े बड़े वीडियोस में, कभी लिख के, कभी बात करके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे social media is just a field of expression. So I think through this I'm expressing myself, expressing my soul and I enjoy it. और फिर अच्छा लगता है जब कहीं ना कहीं मेरी किसी बात से किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है
कुछ उसका फायदा हो जाता है, किसी मुश्किल में वो इंसान फंसा और उसकी मुश्किल हल हो जाए, आई थिंक इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। सो आई कीप डूइंग दैट। नहीं, बिल्कुल। और शायद इसीलिए मैं एक्टिंग को थोड़ा पीछे रखता हूँ, एक्टिंग को पीछे रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक्टिंग के शोज जो आते हैं जिनमें मैं काम करता हूँ या फिल्में आने वाली हैं, जब वो आएंगी तब तो उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रमोट करना ही पड़ता है, लेकिन बार बार उनके बारे में रोज क्या दिखाऊं, और लोग, मुझे लगता है क्या मेरी एक्टिंग देख के उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा? मेरी बात कहने से बदलाव आ सकता है, मेरी एक्टिंग देख के तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लोग तालियां बजा देंगे, बस कह देंगे गुड एक्ट। तो मुझे लगता है इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, बट ऐसी बात जो जिससे उनका भी कुछ जुड़ाव हो, जिससे उनकी जिंदगी की परेशानी हल हो, तो मुझे लगता है शायद वो बात कहीं ना कहीं ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए, इसलिए मैं उसको आगे रखता हूँ और अपनी एक्टिंग को बाकी सब चीजों को थोड़ा सा पीछे। नहीं, आपकी एक्टिंग भी जरूरी है, यू आर एंटरटेनिंग पीपल, और जब आप एंटरटेन कर रहे हो तो लोग खुश होते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। बट आपने बिल्कुल सही कहा था, इट्स आल्सो माय पर्सनल बिलीफ कि कभी कभी वन मैसेज कैन चेंज अ लाइफ। So it's a beautiful initiative that your fans are already following you. So they're also consuming content which is beyond, what other celebrities are usually sharing. So it's definitely very, very refreshing. So, हम्म। Himanshu, you've been a part of various reality shows like Fear Factor and Nach Paliye. So, यस। how real are these reality shows? क्योंकि जो हमें देखने को मिलता है क्या वैसे ही होता है? हाउ रियल, इसका तो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि ये जवाब तो ब्रॉडकास्टर्स ही दें तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। हाँ, बट ये है कि फॉर्चुनेटली आई थिंक आई बीन अ पार्ट ऑफ बोथ द रियलिटी शोज और नच तो हम लोगों ने जीता था फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस। आई थिंक हमारे समय में थोड़ी सी हमारी किस्मत ही अच्छी थी, इस वजह से हम जीत गए। वो इस वजह से, क्योंकि आई थिंक अगर ब्रॉडकास्टर्स या कोई भी मतलब क्योंकि शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह का था कि आप परफॉर्म करोगे, आपको उसी समय मार्क्स मिलेंगे, और इस मार्क्स के बेसिस पर जज करेंगे कि आप आगे जा पाओगे कि नहीं। सो देयर वाज नो इंडिया वोटिंग इन नच बलिए, द इंडिया वोटिंग स्टार्टेड ओनली इन फिनाले। सो सबसे अच्छी बात इसकी वजह से ये होती है कि आप परफॉर्म करते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप इमीडिएटली आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया वोटिंग में क्या होता है, कभी कभी कुछ चांसेस रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप सोचते कुछ और आपके साथ होता कुछ और है। But in our case, we were lucky. So in our case, we were quite real that way in the Nachpali, and that's where somewhere down the lane, I think we ended up winning the show as well. And till today, I think a lot of love and appreciation from everyone as far as the genuinity is concerned about the show and the genuinity that they saw in us. So that way, it was really a blessing in disguise for us. So, Himanshu, my last question to you is that what message do you want to leave our viewers with? क्या कहना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से? मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, स्पेशली बिकॉज राइट नाउ अगेन कोरोना का सेकंड वेव है, पैंडेमिक इज बीइंग काइंड ऑफ elongating, pandemic is being kind of elongating itself. In fact, today only in the evening I got a message from the psychologist. काफी लोगों के जैसे फॉरवर्ड्स आते हैं, तो एक फॉरवर्ड मैसेज में यही था कि सबको ये कहा जाए कि थोड़ा सा डरें कम। I understand, or constantly don't keep looking at the news, don't keep looking at the death toll कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। द बेटर थिंग वुड बी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, और अगर घर के अंदर भी हैं तो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, सबके साथ रखें, और बहुत ज्यादा डरे नहीं। बार बार न्यूज देख के हम बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं, और फिर इस घबराहट के अंदर हमारे माइंड थोड़ा सा अपनी चीजों को खोना शुरू कर देता है, माइंड का संतुलन थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। तो रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अगर कर सकते हैं तो ये करें, डू नॉट वॉच न्यूज, just focus with your family, just spend time with them. I think it's going to be wonderful, all will be okay. Just have some patience, and of course, as we all keep saying, I mean, social distancing, wearing masks, and sanitization will always be prima facie important. So just take care of yourself, take care of your loved ones. I think it's a very, very important time. Stand together, that's very important. Lovely. That's a beautiful thought, Himanshu. And I want to, my deepest gratitude to you for coming to my show and talking to the viewers. Thank Thank you you. so much for making it. It's been an absolute delight and pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much. It was a wonderful talking to you. If you liked this video, then don't forget to hit the thumbs up. And most importantly, don't forget to subscribe to this channel right here so that you don't miss any of the amazing content that I'm putting out there for you. Thank you so much for watching. Keep watching.
शुक्रिया।